75 क्वेश्चन करते हैं। इसमें सिचुएशन ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें कह रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन है जिसका टेम्परेचर है 50 केल्विन और उसको हमने गर्म करना है 300 केल्विन तक। कांस्टेंट प्रेशर पे हम गर्म कर रहे हैं उसको, और रेट ऑफ हीटिंग जो है, हीट सप्लाई करने का जो रेट है वो कांस्टेंट दिया हुआ है। और पूछ रहे हैं आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको एक एक्सिस पे टेम्परेचर रखना है और एक एक्सिस पे क्या रखना है, टाइम रखना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बनाएंगे हम केल्विन में, ये टाइम है स्मॉल टी और ये टेम्परेचर है कैपिटल टी। और टेम्परेचर जो है, इनिशियल टेम्परेचर वो 50 केल्विन है। ठीक है, तो लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड स्टेट में है। और अगर आप इसको कांस्टेंट रेट से गर्म करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और टेम्परेचर लीनियरली तब तक बढ़ेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ रहा है तब तक बढ़ेगा जब तक कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंच जाती। और एक बार जब वो अपनी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ये जो टेम्परेचर है ये ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टी नॉट कह देता हूँ मैं इसको। ठीक, उसके बाद वो बॉइलिंग चालू हो जाएगी और ये टेम्परेचर तब तक इंक्रीज नहीं करेगा जब तक कि पूरी की पूरी लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो गैसियस ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो जाती। जब तक कि पूरा का पूरा फेज चेंज नहीं हो जाएगा तब तक टेम्परेचर में राइज नहीं होगा। और एक बार जब वो गैसियस ऑक्सीजन बन जाएगी, पूरी की पूरी गैसियस स्टेट में आ जाएगी, और उसके बाद फिर आप उसको हीट सप्लाई करोगे तो फिर से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बनेगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम लिक्विड ऑक्सीजन के लिए। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है वो समझिए। अगले क्वेश्चन में क्या है कि एक आपके पास आइसोलेटेड कंटेनर है, कंटेनर ड्रॉ करेंगे। एक कंटेनर है, ढंग से समझना आप इसको। एक आइसोलेटेड कंटेनर है, किसी भी तरह से कोई हीट लॉस नहीं होना है, और उसके अंदर आपने कुछ आइस क्यूब्स डाले हैं। ठीक है, एक आइस क्यूब डाला है, बड़ा सा आइस क्यूब आपने डाला है, ये आइस क्यूब है। तो इसमें सिचुएशन ये है कि कंटेनर का जो टेम्परेचर था वो 227 डिग्री सेल्सियस दिया था, और आइस क्यूब का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो आइस है ये कंटेनर से हीट लेती रहेगी, कंटेनर का टेम्परेचर कम होता रहेगा, आइस का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। सॉरी, सबसे पहली स्टेज में तो आइस मेल्ट करेगी, तो कंटेनर से हीट लेती रहेगी ये आइस, और ये आइस मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद जो मेल्टेड वाटर बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस का, वो भी इस कंटेनर से हीट लेता रहेगा। तो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस है। फाइनल जब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये आइस पूरा मेल्ट करके पानी में कन्वर्ट हो गई होगी, इस तरह से पानी में कन्वर्ट हो गई होगी, और पूरे सिस्टम का फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्लियर है ये? ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आइस, ये सिस्टम जो है वो हीट लेने वाला सिस्टम है, इसको हीट चाहिए होगी दो स्टेजेस में। पहले स्टेज में आइस मेल्ट करेगी, और दूसरी स्टेज में जो पानी बनेगा उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के 27 डिग्री सेल्सियस होगा। तो दो स्टेज में वो हीट लेगी। और हीट देने वाला कौन है? तो हीट देने वाला ये कंटेनर है। ठीक, इसका टेम्परेचर 227 से घट के 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, लेकिन समस्या ये है कि कंटेनर की जो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, एस से रिप्रेजेंट की है उन्होंने, वो कांस्टेंट नहीं है, वो खुद टेम्परेचर का फंक्शन है, ए प्लस बी टी। तो ये थोड़ा अलग है। ए की वैल्यू आपके पास है, ठीक है, कैलोरी पर केजी में है, और बी की वैल्यू भी बी की वैल्यू भी आपके पास कैलोरी पर केजी पर केल्विन स्क्वायर। टेम्परेचर आपका केल्विन में है, टेम्परेचर किस में चलाना है आपने? केल्विन में, क्योंकि ए और बी की जो यूनिट्स दी हैं वो आपको पर केल्विन में दी हुई हैं। ठीक, केल्विन या केल्विन स्क्वायर में। और मास आपको किस में रखना है? केजी में। और एनर्जी आपको किस में रखनी है? कैलोरी में। ठीक है, वो ए और बी की वैल्यूज आपको दी हुई हैं क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम सेटल करेंगे। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो भी आपको केजी और केल्विन के टर्म्स में ही दी हुई हैं। ठीक है, तो जरा इसको सॉल्व करते हैं, वो आप ढंग से देखते जाना है इसमें। देखिए, सबसे पहले मैं इधर निकालूंगा कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो आइस ये कहेगी कि मुझे पहली स्टेज में मेल्ट होना है और दूसरी स्टेज में अपना टेम्परेचर बढ़ाना है। आइस का मास दिया है 0.1 केजी, केजी में रखने वाले हम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दी है आपको 8 इंटू 10⁴, यानी 8 इंटू 10⁴, 4 जीरो लगा देंगे, प्लस मास कितना है? 0.1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पानी की भी केजी में दी है 10⁻3। और टेम्परेचर कितना बढ़ाना है आपने? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 से 27। अब इसको चाहे केल्विन में कहो या डिग्री सेल्सियस में कहो, सेम ही बात है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया 27 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है, ये राइज इन टेम्परेचर है। तो कितनी हीट चाहिए होगी? तो 8000 तो ये मिल जाएगी, और 2700 यहाँ से आ जाएगा। तो 8000 2700 यानी 10700 कैलोरी, इतनी हीट आपको चाहिए। ठीक, अब इधर आ जाते हैं।
ये हीट सप्लाई कौन करेगा, ये हीट सप्लाई करेगा आपको कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर की सिंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अगर इसमें डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो जो हीट एक्सचेंज होगा डेल्टा टी से कम बात नहीं बनेगी, अब आपको डी टी से बात बनानी पड़ेगी, क्योंकि खुद टेम्परेचर का फंक्शन है। डी टी अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो जो हीट एक्सचेंज होगा डी क्यू, तो उसका फॉर्मूला आएगा एम एस डी टी। और एस खुद क्या है, एस खुद है आपका ए प्लस बी टी, ठीक है। डी टी अगर टेम्परेचर में चेंज है, डी टी अगर टेम्परेचर में चेंज है तो जो हीट एक्सचेंज होगा वो होगा एम टाइम्स एस डी टी। और टोटल हीट एक्सचेंज निकालना है डेल्टा क्यू, तो अब आप इसको क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। एम तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा, ए प्लस बी टी टाइम्स डी टी। और टेम्परेचर की हम लिमिट्स डालेंगे, सिंस ए और बी जो है वो केल्विन में है, तो यहाँ पे टेम्परेचर की जो लिमिट्स डालेंगे वो भी हम केल्विन में डालेंगे, ठीक। टेम्परेचर आपका इनिशियल टेम्परेचर था 227, 227 का मतलब ये हो गया 500 केल्विन। और फाइनल टेम्परेचर है 27, 27 का मतलब ये हो गया 300 केल्विन। यानी लिमिट्स जो इसमें जाएंगी वो जाएंगी 500 से 300, ठीक। ए और बी की वैल्यूज़ हैं, सब कुछ है आपके पास, मास आपको फाइंड करना है। और ये जो हीट सप्लाई कर रहा है ये एग्जैक्टली जो हीट रिक्वायर्ड है इसके बराबर होनी चाहिए, तो ये जो डेल्टा क्यू है वही इसके बराबर होना चाहिए, ठीक। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा। आंसर नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हीट रिजेक्टेड है और ये हीट कैसी है, एब्जॉर्ब्ड है। तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, ठीक। अगर मैं चाहूँ तो इसका नया नाम लिख लेता हूँ क्यू डैश, ठीक, डेल्टा क्यू डैश, क्यू डैश डेल्टा क्यू डैश। तो ये सब कुछ सॉल्व करके नेगेटिव आएगा। तो ये हीट डेल्टा क्यू ये पॉजिटिव आई है, ये रिक्वायर्ड है, ये रिजेक्टेड है, ये नेगेटिव आएगी। तो टोटल हीट एक्सचेंज कितना होगा, जीरो। तो आप इक्वेशन ये बना सकते हो, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू डैश इज इक्वल टू जीरो। सिस्टम के अंदर ही अंदर हीट एक्सचेंज हुआ है, नेट हीट एक्सचेंज विल बी जीरो। एक सिस्टम हीट लेने वाला है, एक सिस्टम हीट देने वाला है, एक का आंसर पॉजिटिव आया है और दूसरे का आंसर क्या है, नेगेटिव आया है। या तो आप ये बना सकते हो, या फिर आप क्या करो कि इस पूरे को सॉल्व करो, जो भी आंसर नेगेटिव आए वहाँ से नेगेटिव हटा देना, ये कह के कि इस नेगेटिव का मतलब ये होगा कि वो उसको हीट रिक्वायर्ड है, और उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली किसके बराबर पुट कर देना, 10700 के बराबर पुट कर देना, ठीक। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं कितना आने वाला है। पहले मैं पूरे डेल्टा क्यू डैश कैलकुलेट करूँगा। मास ही आपको निकालना है, इंटीग्रेशन आपका 500 से 300। ए की जो आपको वैल्यू दी है वो 100 दी हुई है, तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे ए टी प्लस बी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो सीधे इंटीग्रेट ही कर देते हैं। एम टाइम्स ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए टी और बी का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी टी स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपकी 500 से 300। चलो अब वैल्यू डालेंगे। एम ए कितना दिया है, तो ए आपको दिया है 100, और इसमें लिखेंगे इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट पहले डालते हैं, वो 300 हो जाएगी, माइनस इनिशियल लिमिट 500, प्लस बी की जो वैल्यू दी है वो 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -2 दी है, तो 2 से डिवाइड करके 10 की पावर -2 बचेगी। और ये टी स्क्वायर यही हो गया 90,000 माइनस 25 और 4 जीरो लगेंगे। सॉल्व करते जाते हैं इसको, तो यहाँ से बचेगा -200 और ये 100 ये है, तो -2 और 4 जीरो, ठीक। इधर क्या बचने वाला है यहाँ समझिए, ये 4 जीरो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 बाहर लिख लेते हैं, और 10 की पावर -2 बाहर है ही, तो ये 10 की पावर 2 बचेगा, मतलब 100 बचेगा। और अंदर क्या आ जाएगा, तो अंदर है आपके पास -25 प्लस 9, तो -16 आया। ठीक है, तो ये आपका आ गया जाएगा -2 × 3 4 और ये है -1600, ठीक है। तो ये आपका आ रहा है -21600 M कैलोरी, ये आई डेल्टा क्यू डैश। और माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि हीट जो होगी ये हीट क्या होगी, रिजेक्टेड होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्या होगी, ये रिजेक्टेड होगी, ठीक। और जितनी हीट रिजेक्टेड होगी उतनी ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप कैसे भी कर लो, या तो आप इसको ऐसे लिख लो, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा क्यू डैश मस्ट बी जीरो, या फिर सिंपली ऐसे लिख लो, डेल्टा क्यू जो होगा वही डेल्टा क्यू डैश के बराबर होगा, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लो,
ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास 10700 और ये आएगा m टाइम्स 21600, तो ये 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो m की जो वैल्यू आ रही है वो 107/216 आ रही है। गौर से समझो, अगर यहाँ पे 214 होता तो 107 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाता, तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो 0.5 के आसपास आएगी, 0.5 से बहुत ही थोड़ा सा कम आएगी, 0.5 kg। ठीक, सो आपका आंसर जो मैच कर जाएगा वो ए पार्ट आंसर मैच कर जाएगा। ए पार्ट में 0.49 दिया है, 0.495, तो ये 0.5 के बहुत ही करीब है, तो आपका आंसर क्या मैच करेगा, ए पार्ट मैच करेगा। ठीक, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये वाली थी कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हीट एक्सचेंज हम इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालेंगे, और अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और अगर टेम्परेचर घट रहा होगा तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी अगर हीट एब्जॉर्व हो रही होगी तो ये पूरी ये हीट जो है हीट एक्सचेंज पॉजिटिव आएगा, और अगर हीट रिजेक्टेड हो रही होगी तो जो हीट एक्सचेंज है वो अपने आप में कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपने पढ़ लिए होंगे। पहले स्टेटमेंट कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं किसी आयरन पीस का वो 20 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसी चेंज को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होता है अपॉन 5 इज इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज अपॉन 9। ये चेंज की इक्वेशन होती है। तो डिग्री सेल्सियस में जो चेंज है वो कितना चेंज कर रहे हो आप, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 70 डिग्री सेल्सियस कर दिया है आपने। तो जो डिग्री सेल्सियस में चेंज है वो 50 का है, वैल्यू डाल देते हैं, अभी आंसर मिल जाएगा। 50/5 इज इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन 9। तो इससे ये कैंसिल आउट होगा 10, तो जो फ़ारेनहाइट में चेंज आ रहा है आपका वो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज आ रहा है। तो फर्स्ट का जो आंसर मैच कर रहा है वो टी मैच कर जा रहा है। फर्स्ट पार्ट का जो आंसर मैच कर रहा है वो क्या मैच कर जा रहा है, टी। ठीक है, तो फर्स्ट का टी मैच कर जा रहा है। तो अगर आप कोड्स चेक करोगे तो सिर्फ एक ही कोड ऐसा है जिसमें फर्स्ट का टी मैच कर रहा है, ए पार्ट, तो ए पार्ट ही आपका आंसर बन जाएगा। असाइनमेंट आपके सामने ही होगा। अब हम सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए। दूसरे में कह रहे हैं कि ऐसा वो कौन सा टेम्परेचर होगा जो डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल पे सेम रीडिंग देगा। ठीक, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन ये होता है। अब आपको कोई ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस में रीडिंग और फ़ारेनहाइट में रीडिंग सेम हो जाए। तो मैंने कहा चलो उस टेम्परेचर का नाम रख देते हैं हम टी। तो डिग्री सेल्सियस में भी वो टेम्परेचर टी डिग्री सेल्सियस बताएगा और फ़ारेनहाइट में भी टी फ़ारेनहाइट ही बताएगा। जरा सॉल्व करेंगे तो डिग्री सेल्सियस की जगह भी टी डाल देते हैं और डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह भी टी डाल देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 9t इज इक्वल टू 5t माइनस 160। ठीक, तो ये 5t को इधर लेके आएंगे तो ये कितना बचेगा आपके पास, 4t इज इक्वल टू माइनस 160। तो t जो आ रहा है वो -40 आ रहा है। तो -40 डिग्री सेल्सियस कह लो या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कह लो, ये दोनों वैल्यू हमेशा क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो -40 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर होता है जिसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होगी। तो सेकंड वाले का आंसर मैच करेगा आर। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट पे। थर्ड वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं आपके पास 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसको पूरी तरह से स्टीम में कन्वर्ट करना है 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में। 100 ग्राम आइस थी आपके पास, टोटल कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो जो टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी, पहले आइस को आप मेल्ट करोगे तो m इंटू एल, एल आपको दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। मेल्ट हो गई आइस, पानी बन गया। अब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाओगे तो फॉर्मूला क्या चलेगा, एम एस डेल्टा टी। एम एस डेल्टा टी टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ाना है आपने। अब आपके पास बॉइलिंग वाटर बन गया। अब बॉइलिंग वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना है तो फिर से m इंटू एल, तो 100 और l कितना है 540। ठीक है, तो ये आपको टोटल हीट जो है वो रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, आंसर आपको किस में चाहिए, किलो कैलोरी में चाहिए। ठीक है, तो अगर किलो कैलोरी में निकालना है तो 1000 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं, किलो कैलोरी में आंसर आ जाएगा। तो ये 1 2 3 जीरो कॉमन लेके नीचे वाले 3 जीरो से कैंसिल करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ बच रहा है सिर्फ 8, यहाँ बच रहा है 10 और यहाँ बच रहा है 54। 54 और 8 ऐड करेंगे तो 62 हो जाएगा और 10 और ऐड करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। यानी 72 किलो कैलोरी हीट आपको चाहिए।
तो थर्ड का जो आंसर मैच कर रहा है वो एस पार्ट मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड का जो आंसर मैच करेगा वो एस पार्ट मैच करेगा। इसका मतलब आपको आंसर्स में करेक्शन करना पड़ेगा, आपको अपने नए आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट का आंसर क्या मैच कर रहा था, टी। सेकंड का आंसर क्या मैच कर रहा था, आर, ठीक। थर्ड का आंसर क्या मैच करेगा आपका, एस। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में कह रहे हैं एक बॉल है, उसको हमने 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया है और कोलाइड करने के बाद, जमीन पर टकराने के बाद वो 3 मीटर हाइट तक राइज कर रही है। इस तरह की सिचुएशन, एक बॉल है, उसको कितनी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, 5 मीटर हाइट से, और टकराने के बाद वो कितनी हाइट तक रिबाउंड किया उसने, 3 मीटर हाइट तक। 50% ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी गोज एज ए थर्मल एनर्जी। जितनी एनर्जी लॉस हुई, अच्छा कितनी एनर्जी लॉस हुई है, 2 मीटर के बराबर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई, यानी एम जी एच कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर के बराबर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो गई, ठीक। उसका 50% यानी उसका आधा जो है वो हीट में जा रहा है, ठीक। तो टेम्परेचर पूछ रहे हैं कितना बढ़ेगा, तो टेम्परेचर जो बढ़ेगा उसका फॉर्मूला एम एस डेल्टा टी होगा या एम सी डेल्टा टी, इतना टेम्परेचर बढ़ेगा। एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 इज इक्वल टू जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है बॉल की, निकालना क्या है, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो मास आपको बॉल का दिया नहीं, और स्पेसिफिक हीट की यूनिट थोड़ी सही नहीं दी है, जूल पर केल्विन लिखा है, जबकि जूल पर ग्राम पर केल्विन ऐसे होना चाहिए वो, ठीक है। तो कोई नहीं, चलो हम अपनी वैल्यू डाल देते हैं 500, ठीक है, और ये डेल्टा टी। थोड़ा क्वेश्चन ये गड़बड़ जैसा है, क्योंकि इसमें सी की यूनिट सही नहीं दी है, सी की यूनिट दी है जूल पर केल्विन, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है जूल पर ग्राम पर केल्विन, इस तरह से होती है। तो ये यूनिट ठीक नहीं है, और अगर ये यूनिट ठीक नहीं है तो फिर यहाँ से आंसर भी फिर आपको कई पता नहीं वो सही होगा कि नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते हम इसमें, ठीक। तो मॉडिफाई करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें। तो मैं डेल्टा टी अगर यहाँ से निकालूँ, अगर मैं ये यूनिट मान लूँ कि यूनिट उन्होंने दी है जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, ऐसा यूनिट में दिया जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक। तो ये डेल्टा टी जो आपका आएगा वो 10/500 आ जाएगा, और इससे ही कैंसिल आउट हुआ, 1/50 का मतलब होता है 0.02 डिग्री, 0.02 केल्विन जो है वो टेम्परेचर राइज होगा, या 0.02 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर राइज होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई आंसर नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा अगर मैं करेक्ट करने की कोशिश करूं तो जूल पर केजी, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आप आंसर मॉडिफाई कर लीजिए, जो 20 है उसको आप लिख लीजिए 0.02 डिग्री सेल्सियस। तो फोर्थ वाले का जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वो ये मैच करेगा, ठीक है। ये नया आंसर बना के लिख लेना, ई पार्ट बना के लिख लेना आप चाहो। अगला क्वेश्चन करते हैं 78। 78 में कह रहे हैं कि 3 लिक्विड्स हैं आपके पास, ए बी और सी, तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, लेकिन मासेस तीनों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो एक लिक्विड ए है, एक बी है और एक सी है। इसका मास m है, बी का मास जो है वो 2m है, और सी का मास जो है वो 3m है, और तीनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, सी और सी। तीनों का टेम्परेचर दिया, इसका दिया 20 डिग्री सेल्सियस, इसका दिया 40 डिग्री सेल्सियस, और इसका दिया 60 डिग्री सेल्सियस। और गेम ये है कि पहले कभी हम ए और बी को मिक्स कर रहे होंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, कभी ए सी को, कभी बी सी को, कभी तीनों को मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो जरा देखते जाइए, जैसे मैंने कहा ए और बी को मिक्स करते हैं, यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम। तो ए और बी को मिक्स करेंगे, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। तो मान लिया इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है, तो ए हीट लेगा, बी हीट देगा। ए कितनी हीट लेगा, एम सी टी माइनस 20, इतनी हीट चाहिए होगी इसको। और बी कितनी देगा, बी देगा आपका 2m इंटू सी, और इसको चाहिए होगी 40 माइनस टी। बी हीट देगा और ए हीट लेगा, इसको ए को इतनी हीट चाहिए और बी इतनी हीट दे देगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं और अभी आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। एम इंटू सी से एम इंटू सी कैंसिल आउट हो जाएगा, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 80 माइनस 2t, सो इट इज़ 3t इज इक्वल टू 100।
तो ये जो टेम्परेचर आया वो 100/3 आ गया। 100/3 का मतलब होता है 33 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 35 टिक कर सकते हो आप, 33.33 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर हम ए और बी को मिक्स करेंगे तो आंसर आपका 33.3 आ रहा है। या तो आप नन ऑफ दीज भी टिक कर सकते हो, इसमें नन ऑफ दीज भी दिया है। अगर 35 किसी और का मैच कर गया तो हम नन ऑफ दीज टिक कर देंगे, अदरवाइज हम 35 टिक कर देंगे, ठीक है। चलो 33.33। अब जरा क्या करते हैं, हम इन दोनों को बी और सी को मिक्स करेंगे। तो मैंने कहा टेम्परेचर फिर से टी है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है, तो बी हीट लेगा, कितनी हीट लेगा, मास 2m इंटू सी इंटू टी माइनस 40, इतनी हीट इसको चाहिए होगी। और सी हीट देगा, कितनी हीट देगा, मास 3m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी है, और टेम्परेचर कितना ड्रॉप हो जाएगा, 60 माइनस टी। तो ये m इंटू सी से m इंटू सी कैंसिल आउट हो गया, 2t माइनस 8t, 180 माइनस 3t, 5t कितना आएगा आपका 260, तो t आपका आ जाएगा 260/5। तो ये आपका आया 52 डिग्री। जब बी और सी को मिक्स किया तो 52 डिग्री, 52 डिग्री एग्जैक्ट आंसर है, तो उसका आंसर क्यू पार्ट मैच कर जाएगा। जब हम किसको मिक्स करेंगे, बी और सी को मिक्स करेंगे, यानी थर्ड का आंसर आएगा क्यू। अब जरा ए और सी को मिक्स करते हैं। अगर हम ए और सी को अगर मिक्स करें तो मैंने फिर से कहा कि टेम्परेचर कितना है टी, तो ए को कितनी हीट चाहिए होगी, एम सी टी माइनस 20, इतनी हीट ए को चाहिए होगी। सी कितनी देगा, 3m इंटू सी इंटू 60 माइनस टी, इतनी हीट देगा। फिर से वही सेम कैलकुलेशन, m इंटू सी से m इंटू सी कैंसिल, t माइनस 20 किसके बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस 3t के बराबर। तो ये इधर आ गया 40 हो गया और इधर आ गया 200। तो यहाँ से टेम्परेचर एग्जैक्ट आपका आया 50 डिग्री। तो ये आंसर भी है आपके पास, ठीक है। ए और सी को अगर हम मिक्स कर रहे हैं तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस भी है, ठीक है। अच्छा, अगर तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तीनों को मिक्स करेंगे तो क्या होगा। तो आप ऐसा समझो, आपको अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझिए। ऑलरेडी जो हम काम कर चुके हैं उसमें से किसी एक वैल्यू को उठा सकते हैं। जैसे कि ए और सी का ये जो ऊपर की कैलकुलेशन, अगर मैं इसी को यूज़ करना चाहूँ तो ए और सी का जो मिक्सचर है, ए और सी का मिक्सचर एक सिंगल मिक्सचर बन जाएगा और उसका मास हो जाएगा 4m। क्लियर, मटेरियल तो सबका सेम है, तो स्पेसिफिक कैपेसिटी सी रहेगी और उसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, ए और सी का जो मिक्सचर है, प्लस उसमें बी मिला देते हैं। तो बी का मास कितना है 2m, और सी स्पेसिफिक कैपेसिटी और टेम्परेचर उसका है 40 डिग्री सेल्सियस। और जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो टेम्परेचर 40 और 50 के बीच में ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा जरा सॉल्व कर लेते हैं, देखते जाइए। सी हीट देगा, मान लिया इक्विलिब्रियम टेम्परेचर टी है, तो सी हीट देगा, कितनी हीट देगा, तो हो जाएगा 4m इंटू सी इंटू 50 माइनस टी, इतनी हीट उसने दे दी होगी। और ये हीट मांगे चाहिए किसको, बी को चाहिए, ये बी है, ये ए प्लस सी है, ए प्लस सी कहना चाहिए। ए प्लस सी का जो कॉम्बिनेशन है वो हीट देगा और बी जो है वो हीट लेगा। कितनी हीट लेगा, तो मास 2m है, स्पेस हीट कैपेसिटी सी है, और टेम्परेचर कितना राइज कर रहा है, टी माइनस 40। सॉल्व करें इसको, तो m इंटू ये 2m सी से इसको पूरे को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2t इज इक्वल टू टी माइनस 40। तो ये सब इधर आ गए, ये 3t हो जाएगा और ये हो जाएगा 140। तो t आपका आया 140/3, 46.67 कुछ इस तरह से आंसर बनेगा, ठीक। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 45 टिक करो या नन ऑफ दिस टिक करो। मैं आपसे कहता हूँ आप नन ऑफ दिस टिक करो, क्योंकि जब नन ऑफ दिस दिया है तो नन ऑफ दिस टिक करो। इसमें भी आप नन ऑफ दिस टिक करो, ठीक, और इसमें भी हम क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दीज। क्लियर। अगले क्वेश्चन में क्या है कि दो मेटल के बार हैं, डायग्राम बनाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा क्या सिचुएशन है। इस तरह से सिचुएशन है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K है और एक की थर्मल कंडक्टिविटी 3K है। इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ कितनी है 2L है। एक आपका 1 सेंटीमीटर है और एक आपका 2 सेंटीमीटर है, यानी इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ कितनी है 2L। और आपसे ये पूछ रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, मतलब स्टडी स्टेट है, हीट फ्लो की जो है स्टडी स्टेट है, यहाँ से करंट इधर फ्लो कर रही होगी, हीट करंट 100 से 0 की तरफ। तो स्टडी स्टेट में इस जो जंक्शन है इसका टेम्परेचर क्या होगा, इस जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर फाई दिया है, ये फाई हमें फाइंड करना, ठीक।
इस तरह से ये पूरा सिस्टम है। तो आप ये बताइए कि इंटरफेस का टेम्परेचर आपको निकालना है और स्टडी स्टेट की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ से जितनी हीट करंट फ्लो हो रही होगी उतनी हीट करंट इसमें फ्लो हो रही होगी। तो इसमें कितनी हीट करंट फ्लो करेगी, तो वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब हो गया 100 माइनस 5, ये टेम्परेचर डिफरेंस है। हम इस वाले वायर की रॉड की बात कर रहे हैं। अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एल अपॉन के। तो एल तो इसका 2L है, अपॉन के इसका 3K है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, और यही हीट करंट इसमें फ्लो होगी। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लाएंगे, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होगा और नीचे आपका थर्मल रेजिस्टेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 5 माइनस 0, अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा एल अपॉन के। तो एल ही है, के है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही। तो यहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो एल से ये एल चला गया, के से ये के चला गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 5। ठीक, इधर क्या बचा जरा समझते हैं। इस 3 को ऊपर पहुँचा देते हैं, तो 3 अपॉन 2, और ये बनेगा 100 माइनस 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 अपॉन 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 150 माइनस 1.55। ये 1.55 इधर आ जाएगा, तो ये 2.55 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना है 150। तो आपको 5 चाहिए था, इंटरफेस का टेम्परेचर चाहिए था, तो वो आ जाएगा 150 अपॉन 2.5। डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। कितना आंसर मिलेगा अगर हम 2.5 से डिवाइड करेंगे 150 को, तो मुझे लगता है 60 डिग्री सेल्सियस आपको आंसर मिल जाएगा। ये इंटरफेस का टेम्परेचर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कंपाउंड स्लैब है, वो भी 2 पैरेलल प्लेट से मिलकर बनी है, एक कॉपर की एक ब्रास की, सेम थिकनेस है, और थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो आपको दिया है 4:1। जो फ्री फेस है कॉपर की वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और इंटरनल जो फेस है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। जो ब्रास की फ्री फेस है उसका टेम्परेचर आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, तो पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कुछ इस तरह से है। थिकनेस दोनों की बराबर है, सेम थिकनेस, ओके। ये है सिचुएशन। ठीक, एक जो है, एक मैं मान लेता हूँ एक कॉपर की है और एक ब्रास की। तो ये मैंने मान लिया ये कॉपर की है और ये ब्रास की। क्या क्या चीज़ें दी हैं, दोनों की थिकनेस जो है वो सेम है, यानी ये डिस्टेंस अगर L है तो इसकी ये डिस्टेंस भी क्या होगी, L होगी। ठीक, थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो दिया है कॉपर और ब्रास में 4:1 का दिया है, यानी कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है 4K, और ब्रास की कितनी हो जाएगी K, तो 4:1 का रेशियो स्टेब्लिश हो गया। ठीक, द फ्री फेस ऑफ कॉपर इज 0 डिग्री सेल्सियस। कॉपर की जो फ्री फेस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जो ब्रास की फ्री फेस है उसका टेम्परेचर आपको निकालना है। और ये जो इंटरफेस है, इंटरनल सरफेस है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आपको दिया है। ठीक, लेंथ दोनों की सेम है, थिकनेस दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है एग्जैक्ट पूरी ओवरलैपिंग हुई है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी सेम है, बट थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की क्या है, अलग अलग है। तो इसमें भी खेल वही चलेगा, जो यहाँ से हीट एंटर करेगी, जो यहाँ से हीट एंटर करेगी इसमें, वही तो यहाँ से आगे आगे क्रॉस करेगी। तो यहाँ से कितनी हीट एंटर करेगी, तो वो आपकी हो जाएगी टेम्परेचर डिफरेंस, दैट मीन्स T माइनस 20 अपॉन L ओवर KA। और यही किसके बराबर होगी, इसके आगे जो यहाँ पे हीट क्रॉस कर रही होगी। तो इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 माइनस 0 अपॉन L ओवर K बस मॉडिफाई है, K 4K के बराबर है, 4KA। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये L से L कैंसिल, K से K कैंसिल, ये 4 पहुँचेगा आपका ऊपर। तो इक्वेशन बनी T माइनस 20 इज इक्वल टू 4 ऊपर पहुँच के 80 हो जाएगा। तो ये जो T आ रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। ब्रास की फ्री सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ऑप्शंस देखोगे आप तो आपका डी पार्ट जो आंसर है वो मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो आइडेंटिकल वेसल हैं फिल्ड विद इक्वल अमाउंट ऑफ आइस। द वेसल्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। इफ द आइस मेल्ट इन द टू वेसल इन टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली, देन देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर इन रेशियो। समझिए जरा, क्या दो वेसल हैं, किसी भी शेप और साइज की वेसल हो सकती हैं, लेकिन हैं वो आइडेंटिकल।
ये वेसल है मान लिया, और इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस है, इक्वल अमाउंट ऑफ आइस ब्लॉक्स हैं, ठीक है, आइस के टुकड़े हैं इसके अंदर। इसका मतलब अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, बाहर का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हीट फ्लो अंदर हो रही होगी जो कि आइस को मेल्ट कर रही होगी। और हीट फ्लो का जो रेट होगा dQ/dt, जिस रेट से हीट फ्लो हो रही होगी वो होगा आपका टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस होता है L/K, ठीक है। L जो होगी वो इन सारी प्लेट्स की थिकनेस होगी, और A जो होगा वो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया, इस प्लेट का एरिया, और K क्या होगी, थर्मल कंडक्टिविटी। अब दोनों वैसे अगर आइडेंटिकल हैं तो लेंथ सेम जाएगी, एरिया जो है वो सेम जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी अलग होगी, ठीक है। तो ज़रा समझिए, dQ/dt जो यहाँ से निकल के आ रहा है वो आ रहा है K/L इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक। अब अगर मैंने कहा कि इस आइस को मेल्ट करने के लिए डेल्टा Q अमाउंट हीट चाहिए, या Q अमाउंट हीट चाहिए, Q कह देते हैं, Q अमाउंट हीट चाहिए, और पहले वेसल में वो हीट मिल जा रही है T1 टाइम में, तो ये इक्वेशन में पहले वेसल के लिए लिखूं तो टोटल हीट चाहिए Q, और कितने टाइम में ये पहुंच जा रही है, T1 टाइम में, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा वो Q/T1 होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, K1A/L इंटू T-0। सिर्फ K1 डिफरेंट है, बाकी एरिया सेम है, लेंथ सेम है, बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर, सब कुछ सेम है, और ये रेट ऑफ हीट फ्लो होता है, और टोटल Q हीट चाहिए उसको, और कितने टाइम में पहुंची, T1 टाइम। इसी तरह से अगर आप दूसरे वेसल के लिए इक्वेशन लिखोगे तो उसको भी Q हीट ही चाहिए होगी, और वो कितने टाइम में पहुंच रही है, T2 टाइम में, और वो किसके बराबर हो जाएगा, K2A/L टाइम्स T-0। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि टाइम और थर्मल कंडक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं थर्मल कंडक्टिविटीज़ का रेशियो निकालूंगा K1/K2, तो ये टाइम के इन्वर्स रेशियो के बराबर हो जाएगा, T2/T1 के बराबर आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट, बी पार्ट आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, द हीट इज फ्लोइंग थ्रू 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स ऑफ सेम मटेरियल। 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, डायमीटर का रेशियो दिया 1:2, लेंथ का रेशियो दिया 2:1। अगर दोनों एंड्स के अबाउट सेम टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन किया जाए तो रेट ऑफ हीट फ्लो की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आराम से, जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है dQ/dt, किसी भी ट्यूब में, किसी भी पाइप, कोई ट्यूब मतलब सिलेंड्रिकल रॉड है, ट्यूब नहीं है, सिलेंड्रिकल रॉड है, तो वो फॉर्मूला होता है टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T अपॉन L/K, तो K तो पहुंच जाएगा ऊपर, और जो एरिया होता है वो πr² हो जाएगा, ठीक। तो लेंथ का रेशियो, डायमीटर का रेशियो दिया 1:2, आराम समझना, एरिया ही मैं लिख देता हूँ, एरिया की वैल्यू डाल देंगे, कोई बात नहीं। तो पहले केस में डायमीटर का रेशियो दिया है 1:2, तो डायमीटर का रेशियो अगर 1:2 है तो रेडियस का रेशियो भी 1:2 होगा। तो एरिया का रेशियो क्या बन जाएगा, A1/A2, A1:A2 का रेशियो जो बनेगा वो बनेगा 1:4, और लेंथ का रेशियो दिया 2:1, यानी L1/L2 का ये जो रेशियो दिया, ये दिया आपको 2:1, ये आपको दिया हुआ, और टेम्परेचर डिफरेंस आपने सेम मेंटेन किया, ठीक है, और सेम मटेरियल की, यानी थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो पूछ रहे हैं। तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो आएगा dQ/dt1 डिवाइडेड बाई dQ/dt2, वो आ जाएगा आपका A1/L1 डिवाइडेड बाई A2/L2, ये आपका रेशियो बनेगा। सारी वैल्यू डाल दें, A1/A2 जो है ये कितना है, ये आपका आ जाएगा 1/4, और L2/L1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो L2/L1 1/2 के बराबर है, तो ये रेशियो आपका आया 1:8। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट, ठीक। टेम्परेचर डिफरेंस सेम बताया था और मटेरियल सेम बताया था, तो जो रेट ऑफ हीट फ्लो का रेशियो आएगा वो किस पे आएगा, आपके लेंथ के रेशियो और एरिया के रेशियो पे डिपेंड करेगा। किस तरह से डिपेंड कर रहा है वो हमने सेटल कर लिया, और आंसर आपका बना डी पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 83rd, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन ए रॉड ऑफ 0.5 मीटर लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये होता है डेल्टा T/डेल्टा x, या डेल्टा T/L भी कह सकते हो। अगर कोई रॉड है, उसकी लेंथ अगर L है, और यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, ठीक है। मान लिया मैंने कहा T1 चलो बड़ा है T2 से,
तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो होता है टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, तो ये बनेगा T1 माइनस T2 अपॉन L। ठीक, तो ये बनता है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, वो आपको कितना दिया है 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द हॉटर एंड इज 30 डिग्री सेल्सियस, जो गर्म वाला है उसका टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेंथ जो आपको दी है L वो दिया हाफ मीटर यानी 0.5 मीटर, और जो ठंडा एंड है उसका टेम्परेचर आपसे पूछ रहे हैं, तो बहुत आसान है। टेम्परेचर ग्रेडियंट यही तो है डेल्टा T1 माइनस T2 अपॉन L, और वो आपको कितना दिया 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। सारी वैल्यू डाल देते हैं, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। T1 कितना है, तो T1 है 30 माइनस T2 आपको निकालना है, लेंथ है आपकी 0.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 80, 0.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो जाएगा। 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 40, सो TT इज इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो जो ठंडा वाला एंड है उसका टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आपको मिलेगा। योर आंसर इज बी पार्ट। इफ द कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम का जो कोफिशिएंट होता है कंडक्टिविटी का, थर्मल कंडक्टिविटी है, उसकी वैल्यू दी है के से रिप्रेजेंट करते हैं, और यूनिट्स पे खास ध्यान रखना है 0.5 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखते हैं क्या के की यही यूनिट बनेगी। तो जो dQ/dt होता है उसका फॉर्मूला आता है K/L इंटू डेल्टा टी। ठीक, तो K आपको निकालना होगा, dQ क्या है आपका कैलोरी, dt क्या है पर सेकेंड, और ये टेम्परेचर से डिवाइड होगा तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी बन जाएगा, और ये मीटर और मीटर स्क्वायर का खेल है तो ये मीटर से इधर जाके डिवाइड होगा तो ये पर मीटर भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ किसमें दिया है पर सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना आपको। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं, और एक दूसरा कंडक्टर है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दी है, के डैश कह देता हूँ, वो दिया आपको 10 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी एल्युमिनियम कह दिया, एंड देन द अदर टू कंडक्टर्स अदर 10 कैलोरी पर यूनिट, तो ठीक नहीं है, स्टडी स्टेट कुछ अजीब सा कुछ गायब हो गया है इसमें से। बेसिकली ये इसमें क्या गायब हो गया मैं आपको बताता हूँ, ये थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, जो आप यूनिट से समझोगे आपको समझ में आएगा क्या है ये। यूनिट दिए 10 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये है। अब ये क्या है वो क्वेश्चन में से मिसिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है कैलोरी पर सेकेंड तो होता है हीट फ्लो, और एरिया से आप डिवाइड करोगे तो हीट फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया है बेसिकली ये। ठीक, तो ये जो आपको वैल्यू दी है ये वैल्यू होगी, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम होता है dQ/dt, और इसमें इस एरिया से इधर ला के भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपको वैल्यू दी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, K इंटू डेल्टा T/L के बराबर आ जाएगी। ठीक, अगर मैं ढंग से कहूँ इसको तो ये बेसिकली इंटेंसिटी जैसी यूनिट है, ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, K की वैल्यू आपको दी हुई है, और टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ, ये यही निकालने के लिए बोल रहे हैं क्वेश्चन में, यही कह रहे हैं कि आपको क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो यही टेम्परेचर ग्रेडियंट है। तो सारी वैल्यू डालें फिर, तो dQ कितना है, dQ ये सब कुछ पूरी वैल्यू है, तो वो है 10 कैलोरी, यूनिट्स भी आप देखते जाइए, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। K की वैल्यू कितनी है, तो K है आपका 0.5 कैलोरी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड पर डिग्री सेल्सियस, और इंटू डेल्टा T/L जो कि आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या क्या कट जाएगा, क्या क्या बचेगा। कैलोरी से कैलोरी चला गया, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर चला गया, 1 सेकंड से 1 सेकंड चला गया, डेल्टा ये जो डिग्री सेल्सियस है उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा T/L जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, ये है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर, सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जो है वो ढंग से दे नहीं पाए, ये क्या वैल्यू है, ये कुछ गड़बड़ हो गई है वहाँ पे, लिख नहीं पाए ढंग से इसको।